अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत चर्चा में हैं हाल फिलहाल में, और ये सारे मुद्दे आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए हैं। हम मानचित्रण के माध्यम से जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस समय चर्चा में आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, उन सभी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, पहले कार्यकाल में भी दिया था, कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। यानी कि ग्रीनलैंड अमेरिका का 51वां राज्य बन जाएगा, 51 राज्य बन जाएगा। अभी टोटल 50 राज्य हैं अमेरिका में, तो अमेरिका के 51वें राज्य के तौर पे ग्रीनलैंड को बनाना चाहते हैं। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा बहुत डिटेल में समग्रता से इस पूरे मुद्दे को समझना चाहते हैं, और मानचित्रण के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को देखेंगे। हम लोग यहाँ के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए एक तो आर्थिक तरीका है और एक सैन्य बल का तरीका है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये मुद्दा चर्चा में इसलिए बना क्योंकि डेनमार्क के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों की मुलाकात भी हुई। तो ग्रीनलैंड में ट्रंप के सामने क्या अड़चने हैं, और ग्रीनलैंड को आखिरकार अमेरिका अपने साथ क्यों जोड़ना चाहता है, क्यों मिलाना चाहता है। देखिए, अमेरिका के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था 1776 में, जब अमेरिकी क्रांति हुई, तो अमेरिका 13 कॉलोनियों में था, और उस कॉलोनियों के बाद उसका धीरे धीरे लगातार विस्तार हुआ, है ना। आप जो अलास्का आज देखते हैं, अलास्का भी पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, अमेरिका ने अलास्का को जोड़ा। पहले एक बार थोड़ा सा मानचित्र को देखते हैं, मानचित्र से आपको और आइडिया लगेगा। ये आप मैप देख रहे हैं, और ये उत्तरी अमेरिका महादेश है। उत्तरी अमेरिका का ये हिस्सा अमेरिका है। यहां पर हवाई द्वीप समूह है, बीच में प्रशांत महासागर के बीच में हवाई द्वीप समूह है, ये भी अमेरिका का हिस्सा है। यहां पे ग्रीनलैंड जो आपका है, ये डेनमार्क के नियंत्रण में है, अभी डेनमार्क के नियंत्रण में। ये आपका अमेरिका है, ये आपका कनाडा है, और इसके नीचे अभी बहुत सारे मुद्दे चर्चा में आए हैं। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, हर एक मुद्दे को देखेंगे। पहले हम आज ग्रीनलैंड वाले मुद्दे को देखते हैं। नीचे आपका मेक्सिको है। तो क्या अमेरिका 51वां राज्य के तौर पे ग्रीनलैंड को मिलाना चाह रहा है? हाँ, मिलाना चाह रहा है अमेरिका। इसको लेकर के कयास ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भी बोला था, और इस कार्यकाल में चर्चा थोड़ा सा काफी बड़े स्तर पे बढ़ गई है। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं, और इससे डेनमार्क से दुनिया भर में हर जगह हलचल मच चुकी है, और इसको लेकर क्या क्या चीजें हैं एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्रीनलैंड के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार अमेरिका क्यों चाहता है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बना लिया जाए। अमेरिका में अभी कुल 50 राज्य हैं, 51वें राज्य के तौर पर इसको क्यों बनाना चाहता है। सबसे पहली चीज देखिए, हमेशा जब कभी भी हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो निकल के आती है ग्रीनलैंड के बारे में, इसके भू राजनीतिक हित बहुत सारे हैं। कैसे भू राजनीतिक हित बहुत सारे हैं, इसको आप इसकी लोकेशन देखिए। यहां पर यदि आप देखेंगे तो नीचे आइसलैंड है, और ये पूरा का पूरा यूरोप लगा हुआ है यहां पे। ठीक है, ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है, और फिर पूरा यूरोप लगा हुआ है। इधर जो है रूस भी यहां पे करीब पड़ता है आपका। अमेरिका चाह रहा है कि वो काउंटर रसिया पॉलिसी के तहत सोवियत संघ और उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं, रूस के साथ साथ अमेरिका के हमेशा प्रतिस्पर्धी रहते थे। ठीक है, लेकिन जब से सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ है, तो रूस भी बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया। रूस तो अब यूक्रेन संकट में फंसा हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अमेरिका की प्रतिस्पर्धा अब उतनी तीव्र नहीं रह गई, लेकिन अमेरिका यह चाहता है कि जो ये आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है, इस पे उसकी पकड़ और मजबूत बने। अब आप देखिए, इसकी लोकेशन देखेंगे तो यदि अलास्का को छोड़ दें तो कनाडा का आर्कटिक महासागर क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव है, और ये जो पूरी नॉर्डिक कंट्री हैं, इनका प्रभाव ज्यादा है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, और उधर फिर रूस का। तो इस क्षेत्र में, आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए अमेरिका को एक लोकेशन चाहिए, और वो लोकेशन ग्रीनलैंड के माध्यम से। इसलिए ग्रीनलैंड की आर्कटिक महासागर को लेकर के भू राजनीतिक स्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, ग्रीनलैंड के बारे में सिर्फ एक बात आप समझ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने आप में क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका सबसे पहली बात,
क्षेत्रफल के आधार पे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप होने के साथ साथ इसकी जो एक सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत सारे हैं और अभी तक इसका दोहन नहीं किया गया है, ठीक है। समृद्ध खनिज संसाधन है यहाँ पे सोना के भंडार हैं, निकिल के भंडार हैं, कोबाल्ट के भंडार हैं और बहुत सारे पारंपरिक ईंधन यहाँ पर हैं, है ना। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे अभी रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत सारे हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इसलिए ग्रीनलैंड में लगभग 23 से ज्यादा बड़े रेयर अर्थ मिनरल आपके उपस्थित हैं। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, सैन्य अनुप्रयोगों को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो अभी नई नई प्रौद्योगिकी स्टैब्लिशमेंट हो रही है, चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो या अन्य जितनी भी इंडस्ट्रीज हो, सब में इन खनिजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लिथियम की बात हो रही है, बैटरी अब आपके टाइम पे, आज के टाइम पे पूरा का पूरा। तो दूसरा कारण देखिए, यहाँ पे मैं रीजन आपको लिखता जाता हूं, मैं चाहता हूं ये पॉइंट आप भी नोट डाउन करते जाएं। सबसे पहला कारण क्या है इसका? भू राजनीतिक स्थिति। भू राजनीतिक स्थिति, अब जब भू राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो भू राजनीतिक स्थिति आर्कटिक वृत्त के संबंध में आप इसको समझिए, आर्कटिक महासागर के संबंध में समझिए। दूसरी स्थिति एक समृद्ध खनिज संपदा। खनिज संपदा, यहां पे अपार खनिज संपदा है इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है। विभिन्न प्रकार के यहां पर जो है आपके खनिज संसाधन पाए जाते हैं, यहां तक कि न्यूक्लियर जो है खनिज संसाधन भी बहुत सारे हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, यहां तक यूरेनियम वगैरह भी यहां पर पाए जाते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। चाइना, यदि ग्रीनलैंड में चाइना का प्रभाव बढ़ गया, बहुत सारी चाइनीज कंपनियां खनिज संसाधनों की खोज में, खनन में, प्रसंस्करण में इस क्षेत्र में सक्रिय हो रही हैं। रूस से तो अभी तक उसको प्रॉब्लम थी, रूस भी नजदीक था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वर्तमान में है वो चीन से है। अमेरिका चीन का सीधा सीधा एक तरीके से काउंटर चाइना पॉलिसी चल रही है अमेरिका की, और चाइना सीधा एक प्रतिस्पर्धा कर रहा है अमेरिका के साथ। तो चीन का प्रवेश बढ़ रहा है यहां पर, तो इस क्षेत्र को अपना हिस्सा बनाना उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए बहुत सारे व्यापारिक हित हैं उसके, व्यापारिक हित, इसमें चाइना का हिस्सा भी डालिए, व्यापारिक हित। अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों चाहता है कि ग्रीनलैंड उसका हिस्सा बन जाए। डेनमार्क एक बहुत छोटा सा देश है तो डेवलप्ड कंट्री, लेकिन ओवरऑल छोटा सा देश है। तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक महासागर का क्षेत्र, ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलना, ये सब चीजें आने वाले समय में होंगी। जिस तरीके का अभी क्लाइमेट चेंज का इरा चल रहा है, इससे इस क्षेत्र में व्यापार में वृद्धि होगी, ठीक है। और ग्रीनलैंड की स्थिति में इस पूरे क्षेत्र के लिए नियंत्रण करने के लिए ग्रीनलैंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो है लोकेशन होगी। तो आप खुद सोचिए ना, अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा लैंड आ जाएगा, बहुत सारा लैंड आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो क्यों अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पे अधिग्रहण करे? 3-4 मुद्दों से आप समझ जाओगे। एक भू राजनीतिक स्थिति, आर्कटिक महासागर पे अपना खनिज संपदा अपार मात्रा में, यानी भविष्य का द्वीप है ये, आने वाले समय में इसका दोहन किया जाएगा और यहां पे बहुत सारे खनिज संसाधन मिलेंगे। तीसरा चाइना, रसिया और व्यापारिक हित जो आने वाले भविष्य में है, और पर्यावरणीय हित भी डाल सकते हैं आप, पर्यावरणीय अनुसंधान, रिसर्च, बाकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए विविध मुद्दे और जुड़ जाएंगे। इसलिए अमेरिका को क्या चाहिए? ग्रीनलैंड चाहिए। इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड चाहता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा बार बार कई बार कहा गया इसको लेकर के, तो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड पर अमेरिका के स्वामित्व और अधिग्रहण को लेकर के डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है, जिनका नाम है मेटा फ्रेडरिक्सन, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, मैं भी वो एक बार इमेज भी आपको दिखा देता हूं, इनके राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई है। ये हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप और मेटे फ्रेडरिक्सन, इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से कयास काफी लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्रीनलैंड के बारे में जान लेते हैं। ग्रीनलैंड की जो रणनीतिक अवस्थिति है, लोकेशन है, इस मानचित्र से आप देखने का प्रयास करिए। यहां पे कनाडा है, यहां पे अमेरिका है तो इसमें डेनमार्क का पूरा जो है कब्जा, लेकिन यदि लोकेशन की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में है, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में है। इसके नीचे यहां पे अटलांटिक ओशन है और ऊपर आर्कटिक ओशन है। तो इसकी जो लोकेशन है ये अपने आप में बहुत ही खास बन जाती है। देखिए ये आपका आर्कटिक महासागर है
और ये इसका अटलांटिक महासागर है, यहां पूरा जितना भी हिस्सा है, तो दोनों के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, दो महासागरों पर जो है इसका विस्तार है आपका पूरी तरीके से। और साथ ही ये जो है आपका आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में अवस्थित है कनाडा से। कनाडा ये है आपका, कनाडा के यहां पर यहां पे बैफिन की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी, ठीक है, बैफिन की खाड़ी है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। यहां पे देखिए हडसन की खाड़ी है, ये कनाडा के अंदर ही है, हडसन की खाड़ी, हडसन लेक, हडसन की खाड़ी। ये आपका डेनमार्क की संप्रभुता पे है। यदि राजनीतिक संप्रभुता की बात करें तो ये डेनमार्क की संप्रभुता पे है पूरा का पूरा। इसके लोकेशन जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है डेनमार्क के। तो भू राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है, हालांकि भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है ये। ठीक है, भौगोलिक रूप से किस में आता है? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आता है, लेकिन डेनमार्क इस पे जो है पूरी तरीके से क्या करता है? संप्रभुता रखता है। यहाँ पे राजनीतिक डेनमार्क में राजशाही है, उसी के अधीन एक स्वायत्त प्रांत के तौर पे है। एक चीज और बता दे रहा हूं, जो आपका ग्रीनलैंड है वो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, एक स्वायत्त राज्य, ऑटोनोमस स्टेट है आपका ये ग्रीनलैंड। कैसा है? ऑटोनोमस स्टेट, मतलब यहां पर इसको स्वायत्तता प्राप्त है। हाँ, डेनमार्क राजशाही के अधीन है। डेनमार्क जैसे पहले राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, तो भारत में ब्रिटिश आ गए, है ना, इंडोनेशिया में डच थे, भारत में पुर्तगाली भी आए थे, भारत में फ्रांसीसी भी आए थे। उसी तरीके से ग्रीनलैंड जो हिस्सा था, इसको डेनमार्क के लोगों ने कब्जा किया था, मतलब यहां पे जाके औपनिवेशिक शासन, और आज एक स्वायत्त प्रांत के तौर पे इसको भी बनाया गया है। ठीक है, यहां पर जनसंख्या भी निवास करती है, ऐसा नहीं निर्जन द्वीप नहीं है। लगभग 56,600 लोग रहते हैं, बहुत कम जनसंख्या है यहाँ पे, 56,600 लोग, 56,600 लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या भी रहती है। इस द्वीप के लगभग 80% हिस्से पे स्थायी रूप से बर्फ की मोटी परत जमा रहती है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर आपका पूरी तरीके से उपनिवेशवाद था, और मैं इस उपनिवेशवाद के बारे में आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा कि जो ये उपनिवेशवाद था यहाँ पे, जो पूरा का पूरा यहाँ पे पॉलिटिकल, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी, वो डेनमार्क के द्वारा जो है यहां पर किया गया था। और डेनमार्क जो आपका है 1721 से लेकर के 1953 तक, 1721 से लेकर 1953 तक, 1721 एडी से लेकर 1953 तक ग्रीनलैंड डेनमार्क का उपनिवेश था। ग्रीनलैंड डेनमार्क का उपनिवेश था। डेनमार्क का उपनिवेश था। ठीक है, यह आपको स्पष्ट हो जाए, 1721 से लेकर 1953 तक ग्रीनलैंड डेनमार्क का उपनिवेश था। यह स्पष्ट हो गया? ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा पूरे मुद्दे को और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, इससे आपको समझ में आएगा। 1721 से लेकर 1953 तक ये उपनिवेश के तौर पे था। 1953 में वहां की जो राजशाही है उसके द्वारा डेनमार्क को एक प्रांत के रूप में दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और ये दर्जा दिया गया 1953 से लेकर 1979 तक। मतलब ध्यान से समझिएगा, एक मैं टाइमलाइन यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, इससे आपको और ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। 1721 से लेकर के 1953 ये टाइम पीरियड तक डेनमार्क का ये आपका उपनिवेशीकरण था, जैसे भारत अंग्रेजों का था। ठीक है, 1953 में इसको डेनमार्क ने अपना एक स्टेट ही घोषित कर दिया, प्रांत बना दिया। ठीक है, इसको अपना प्रांत घोषित कर दिया। ये प्रांत कब तक रहा? 1779 तक, वो माफ करेगा 1979 तक, 1979 तक। 1979 पे यहां पर बड़े स्तर पर लोगों के द्वारा मांग की गई स्थानीय स्तर पर, और डेनमार्क को स्वशासित घोषित कर दिया गया, मतलब कि ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे, औपनिवेशिक राज्य के दर्जे के तौर पे डेनमार्क के अंतर्गत स्वशासन यहां के लोगों को दे दिया गया, यहां के लोगों को राइट दे दिया गया। ठीक है, 2008 में ग्रीनलैंड में स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति का हस्तांतरण करने को लेकर के रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, और वहां पे मतदान किया गया, और उस मतदान में राजशाही के अधीन एक स्वायत्त प्रांत के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो यहां पर स्वायत्तता दी गई इसको 2008 में, और बड़े स्तर पे इसको स्वायत्तता दे दी गई। तो स्वशासन और स्वायत्तता, तो अभी भी ये एक स्वायत्त क्षेत्र है जहां पर आपका सेल्फ गवर्नेंस है। हाँ, डेनमार्क की सरकार के अंतर्गत ये सारी चीजें चलती हैं, जितने भी यहाँ पे एग्रीमेंट और ये सारी चीजें हुई हैं।
अब अमेरिका 1946 से इसको मांग रहा है। 1946 से क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका को समझ में आ गया था, जब यूएसएसआर का विस्तार हो रहा था तो अमेरिका को लगा कि ऐसा ना हो कि यूएसएसआर ग्रीनलैंड तक पहुंच जाए। तो ऐसे में 1946 में पहली बार अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, कई सारे इसको लेकर के समझौते हुए, कई सारी बातें हुई, और आपको मैं एक चीज बता दूं, काफी समय तक यहां पर अमेरिका की आर्मी यहां पर रही। आज भी अमेरिका की आर्मी काफी समय है, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो यहां पे अमेरिकन आर्मी ने इसको प्रोटेक्ट कर रखा था, इस पूरे क्षेत्र पे एक समझौते के तहत अमेरिकी, यानी 1939 से लेकर 1945 के बीच में। लेकिन आप सभी को पता है जर्मनी लगातार उस समय बहुत, जब द्वितीय विश्व युद्ध था तो हिटलर का टाइम जो था, शुरुआत में जर्मनी बहुत पावरफुल कंट्री के तौर पे था, तो जर्मनी ने डेनमार्क में कब्जा कर लिया। जैसे ही जर्मनी ने डेनमार्क पे कब्जा किया द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, तो इस क्षेत्र में हमले की मतलब की आशंका बढ़ गई थी कि इस क्षेत्र में संभवतः बड़े स्तर पे हमला होगा। ठीक है, जब हमले की बात हुई तो ग्रीनलैंड पे मतलब जर्मन खतरा, लेकिन फिर आपको पता है कि जर्मनी कमजोर पड़ गया, फिर रूस प्रभावी हुआ और फिर यहां पे मित्र राष्ट्र जीत गए। तो जीतने के बाद फिर क्या हुआ, डेनमार्क को वापस फिर मिल गया ये। तो डेनमार्क ने 1946 के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से। फिर लगातार कई बार अन्य समझौते और हुए। अमेरिका ने ग्रीनलैंड से अपने सैन्य अड्डे स्थापित करने चालू किए, बल्कि साथ ही यहां पे परमाणु परीक्षण भी किए कई बार। 2019 में जब ट्रंप उस समय राष्ट्रपति थे तो ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव तब किया था। 2019 में भी यह बात थी कि ग्रीनलैंड हम खरीद लेंगे। ठीक है, अब दोबारा 2025 में वही बात आपकी सामने आई है कि हम ग्रीनलैंड को खरीद के अमेरिका बना लेंगे। इससे समझिए अमेरिका की पावर बहुत बढ़ जाएगी, आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत हो जाएगा अमेरिका, यदि डेनमार्क के ये क्षेत्र उसके पास आ जाता है तो इसको दोनों तरीके से ट्रंप चाहते हैं। एक तो चाहते हैं फाइनेंशियल तरीके से डील हो जाए, यदि फाइनेंशियल डील नहीं होती है तो यदि सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी तो अमेरिका उसके लिए भी तैयार है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं। अमेरिका इसको आर्थिक तौर पे ही इसको जोड़ने के दिशा में प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मामले हैं, अभी सामने बहुत सारी अड़चने हैं, इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। आपको मैं एक चीज और जानकारी देता हूं, ये जो अलास्का का रीजन है, मैंने आपको जो पहले अलास्का का रीजन बताया है, अलास्का का रीजन जो आपका है, ये अलास्का का रीजन भी खरीदा गया है। ये वाला रीजन, ये रीजन 1867 पे अमेरिका ने खरीदा है रूस से। ये वाला रीजन देखिए, अमेरिका कितना दूर बैठा था रूस के पास, रूस से, लेकिन रणनीतिक तौर पे सोचिए इसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है इस पूरे क्षेत्र का। तो रणनीतिक तौर पे इसको खरीदा गया, अलास्का को। कब खरीदा गया? 1867 में। $7.2 मिलियन की डील हुई थी। इसके बाद कैलिफोर्निया भी खरीदा गया, कैलिफोर्निया प्रांत भी मिला, 15 मिलियन का मैक्सिको से खरीदा गया। ऐसे कई सारे क्षेत्र खरीदे हैं। उसी तरीके से ग्रीनलैंड की भी तैयारी चल रही है। 1946 में अमेरिका ने $100 मिलियन देने की बात की थी कि $100 मिलियन पे हमें आप ये दे दो, लेकिन डेनमार्क ने इसको मना कर दिया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ऐसी बात हुई थी, फिर डेनमार्क ने मना कर दिया। एक बार फिर से इस दिशा में ट्रंप लगातार काम कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या इसको चीजें निकल के आती हैं। जो भी चीजें निकल के आएंगी उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बताइए मुद्दा समझ में आया? क्या मुद्दा है पूरा का पूरा? ठीक है, अच्छा, अमेरिका ये बात मानता है कि इस पे डेनमार्क की संप्रभुता है, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं कि अमेरिका इस पे विवाद मानता है। 1921 में ही ग्रीनलैंड में डेनमार्क की संप्रभुता की पुष्टि कर दी थी उसने। ठीक है, और अमेरिका एक चीज ये भर नहीं है, साथ ही वर्जिन आइलैंड $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर में अमेरिका को बेचने की सहमति जताई गई थी। 1953 में ग्रीनलैंड को लेकर के डेनिश उपनिवेश को बदल के इसको लगातार स्वायत्तता देने के बाद अभी ग्रीनलैंड को डेनमार्क अपने ही संप्रभुता में रख रहा है और आगे भी इसको रखेगा। लेकिन अमेरिका की ग्रीनलैंड पे पूरी नजर है। अब देखते हैं ग्रीनलैंड को लेकर के क्या चीजें निकल के आती हैं। संभवतः आप चीजों को समझ गए होंगे। क्लियर है? स्पष्ट है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब यहां पर अभी ग्रीनलैंड में रेफरेंडम वगैरह भी होगा, और वैसे एक बार रेफरेंडम हो चुका है जिसमें ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका में जुड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ के लोगों को, हैं भी बहुत कम आबादी, बहुत कम लोग हैं, 56,000 लोग हैं यहाँ पे मात्र सिर्फ। तो ग्रीनलैंड में जनमत संग्रह पारित करने के बाद अमेरिका के साथ खुद जुड़ने को यदि ये चुनते हैं
तो ये अमेरिका का स्टेट बन जाएगा और डेनमार्क से ये बाहर हो जाएगा और डेनमार्क को अमेरिका प्रॉपर एक वैल्यू देगा, एक मनी देगा, जिसके आधार पे पूरा का पूरा हिस्सा बनेगा। तो ये बनेगा 51वां राज्य तभी जब यहाँ के लोग चाहेंगे और साथ ही अमेरिका जो है डेनमार्क के साथ अपनी सारी डील्स फाइनल कर लेता है। ठीक है, डेनमार्क एक बहुत छोटा सा स्टेट है, डेनमार्क एक बहुत छोटा सा स्टेट है, बस ये आपको समझ में रखना है। तो ये जानकारी आपकी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को लेकर थी। ठीक है, चलिए